धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह जो होता है उसे हम हिस्टोन्स कहते हैं। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम 200 क्षार युग्मक की डीएनए कुंडली होती है। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम्स एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम्स क्रोमेटिन जिस तरह से डोरी पर बीड्स की तरह दिखाई देते हैं। डोरी पर बीड्स सदृश संरचना क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों या सूत्रों का निर्माण करती है, जो आगे कुंडलित व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढीले बंधे हल्के अभिरंजित होते हैं जिसे यू क्रोमेटिन कहते हैं, और अगर यही क्रोमेटिन काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं व गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं तो उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ कई प्रयोगों से रूपांतरण की अच्छे ढंग से व्याख्या की थी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक जीवाणु है जो निमोनिया के लिए जिम्मेदार है। उनके प्रयोगों के दौरान एक सजीव जीवाणु के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसे हम निमोनोकोकस भी कहते हैं, जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर वृद्धि करता है, तब इसकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी, जिसे हम एस, व दूसरी सक्ष कॉलोनी, जिसे हम आर कहते हैं, का निर्माण होता है। यह एस प्रभेद के जीवाणु में श्लेष्मा, जिसे हम बहुशर्कराइड युक्त आवरण कहते हैं, वो होता है, जबकि आर प्रभेद में यह आवरण नहीं होता है। एस प्रभेद से संक्रमित चूहे निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं, जबकि आर प्रभेद द्वारा निमोनिया नहीं होता है। ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया। उन्होंने पाया कि गर्म करने पर मृत एस प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हो पाई, लेकिन जब उसमें गर्म करने से मृत एस व सजीव आर जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया, तब चूहे की मृत्यु हो गई। इस मृत चूहे से उन्होंने सजीव एस जीवाणु को विलगित किया। ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। यह रूपांतरित कारक ताप मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित होने से इसमें चिकनी बहुशर्कराइड आवरण का निर्माण होता है, जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह निश्चित ही आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने 1952 में प्रयोगों से प्राप्त हुआ। हर्शे व चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं और जिसे हम जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं और अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं,
जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। हर्शे व चेज ने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम में पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फॉस्फोरस और दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फॉस्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया, उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया, उसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई, डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जीवाणु को अब केंद्रण यंत्र में प्रचक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणु से अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था, वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। इस कारण से आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। आनुवांशिक पदार्थ के गुण। पिछली चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवांशिक पदार्थ को लेकर हुआ था, वह स्पष्ट रूप से हर्शे व चेज के प्रयोग से सुलझ चुका था। एक अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, वह निम्न मानदंडों को अवश्य पूर्ण करता है। एक, यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। दूसरा, इसे रचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। तीसरा, इसमें धीमे परिवर्तनों, जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं, की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। और चौथा, इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए।